हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजन एग्ज़ाम में, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले लेखपाल परीक्षा हेतु सभी जो है जितने भी सामान्य ज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उसकी सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। ना सिर्फ कि लेखपाल परीक्षा हेतु बल्कि आने वाले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हेतु भी और आने वाले जितने भी सिविल के एग्ज़ाम है, स्पेशली जो है सिविल के एग्ज़ाम जितने आएंगे, जैसे कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में निजी सचिव का नोटिफिकेशन है, और आगामी जो है आरओ हो, चाहे वो हाई कोर्ट से संबंधित हो चाहे सचिवालय से संबंधित हो, सभी जगह पे ये एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और हम उसी के मद्देनज़र सीरीज हमारी चल रही है और उस सीरीज के तहत आज की क्लास जो है उद्देशिका, इसके पहले हमने 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर कि संवैधानिक काल का विकास हो चुका है, नागरिकता हो चुकी है और प्रशासन प्रणाली भी हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम देखने चल रहे हैं उद्देशिका से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे आज की क्लास में। तो बिना बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मुझे और भी ज़्यादा जो है सारी क्लासेस मुझे खुद ही तैयार करनी पड़ती है, तो उसके लिए बोलना भी पड़ता है, तो सिर्फ हम काम की चीज़ें ही बोलेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? निम्नलिखित एक अवतरण दिया गया है। ठीक है, उद्देशिका का जो पहला भाग होता है, उद्देशिका जहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज इस यहाँ पर फिल इन करना है। ठीक है, आज अर्थात ये इसका मतलब ये कब किया गया, इसकी तिथि को, आज इसके द्वारा को इस तिथि को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और इतना इसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पढ़ने की कोई बात नहीं थी, इसमें सिर्फ इतना है कि संविधान को कब जो है अंगीकृत किया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट वाली बात यह है कि ये एनसीईआरटी की भाषा है। हम सभी इतना पढ़ते ही शुरू में ही एकदम हावी हो जाते हैं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है आयोग ने, तो इसका कुछ भी इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। ये सिर्फ ये है पूछा जा रहा है कि संविधान को स्वीकार कब किया गया था, सीधी बात है, और वो है बहुत ही इजी है। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक, पूर्ण रूप से अगर लागू करने की बात नहीं है, ये सिर्फ स्वीकार करने की बात इसमें पूछा गया है। अब इसमें देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार करिए, सही शब्दों को विचारानुसार ग्रहण दीजिए। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि इसके पहले भी हमने जो ऊपर पढ़ा था सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, ये बहुत ज़रूरी है कि उद्देशिका की जो भाषा है ये चीज़ है, ये उद्देशिका की भाषा है। ठीक है, ये है प्रीएम्बल, भारत के संविधान का प्रीएम्बल है ये। तो इसको ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही पढ़ के ऐसे ही छोड़ दिया, इसको ये ज़रूरी है कि इसको हम एकदम क्रम वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रम भी पूछा जाता है प्रश्नों में। आप जब भी परीक्षाओं को देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आप सभी देखेंगे कि ये इससे जो है प्रश्न बनते ही बनते हैं। और ये पूछ रहा है कि समाजवादी प्रजातांत्रिक कैसे, मतलब इसका क्रम क्या है, इसमें क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्रम से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका क्रम पूछा जा रहा है और क्रम इसका क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग इसका क्रम क्या होगा। सबसे पहले हम आप क्रम बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कुछ बताएंगे, क्योंकि आप सभी को एक बात मेरी जो क्लासेस हैं इसके आधार पर ही आप लोगों ने समझा होगा कि थोड़ा सा ही मेरी जो है
पॉलिटी में मुझे थोड़ा सा पकड़ है, हल्का फुल्का सा और जो है मतलब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है पॉलिटी में, थोड़ा सा, तो सब कुछ थोड़ा ही थोड़ा है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग भी जानते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। ये क्रम क्यों पूछा गया है? क्रम इसलिए पूछा गया है क्योंकि ऐसे ही क्रम से इसको जो है हमारी उद्देशिका में शामिल किया गया, अर्थात हम भारत के लोग जो हैं ऐसा ऐसा जो है, इसके अलावा जो है ये सब चीज़ें, तो हम अपने देश को, संपूर्ण राष्ट्र को ऐसे पढ़ेंगे, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसा ये सब चीज़ें बनाने हेतु संविधान को बनाए रखने के लिए हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को, जैसे कि ये ऊपर दिया गया है, ये 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग ये ऐसा ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित करते हैं। ये पूरा प्रियम्बल की भाषा है। तो देखेंगे कि सार्वभौमिक क्या है। थोड़ा सा गले में थोड़ा मेरे प्रॉब्लम हो गई है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें बताने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है ये प्रश्न जो है ये पहले के प्रश्न है। तो यहाँ पर जो सार्वभौमिक है, ये सार्वभौमिक को हटाकर, ये पहले था लेकिन अब जो है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को शामिल कर दिया गया। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसी को चाहे सार्वभौमिक बोल दे। समाजवादी, फिर समाजवादी आ जाएगा, फिर पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष जो है, पहले यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष ही था, लेकिन अब के प्रश्नों में यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष ना देकर के यहाँ पर आपको पंथ निरपेक्ष देंगे। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, ये तो दोनों एक ही है, गणराज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर ये पूछे कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूएनओ जो होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, उसके जो है एक्ट से लिया गया है। तो यहाँ पर सार्वभौमिक को अब जो है 1976 के जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था ये सब चीज़ें, और बदला गया था। वो जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को शामिल भी किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इसी संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष को हटा करके यहाँ धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शामिल मतलब कर दिया गया था। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? पंथ का मतलब होता है कि धर्म, अगर पहले जैसे धर्म था तो धर्म अर्थात किसी एक धर्म से हो जाता था, बिलोंग करता था, लेकिन जब पंथ होता है तो पंथ का मतलब होता है सभी धर्मों का समूह। और निरपेक्ष का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब एक हिसाब से न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो अर्थात भारत जो है किसी भी धर्मों के प्रति जो है अब तटस्थ है। किसी भी, हर जो है सभी जितने भी धर्म हैं यहाँ पे, उन सभी के प्रति हम उदासीन हैं। अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले में उदासीन है, या फिर सभी धर्मों को संरक्षण देगा वो। ठीक है, ये कोई एक पर्सनली एक धर्म के प्रति समर्पित नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थात मतलब ये हो जाता है। और आते हैं सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न। तो ये जो है पहली बार जो है संप्रभुता का प्रयोग जीन बोता ने किया था। यही इसी को हम लोग सार्वभौमिकता, जो कि अब हटा दिया गया है। अब प्रस्तावना की भाषा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, और समाजवादी का भी ऐसी मतलब है। इसको हम लोग एकदम पूरा जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है। और आप सभी देख रहे हो मेरे गले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये अभी आ जाता है कि कथन निष्कर्ष, उद्देशिका के बारे में कथन निष्कर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब जब प्रैक्टिस सेट देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि पहले प्रैक्टिस सेट हटा करके मैं पहले बुक्स से अपनी नोट्स को ही सामने लेकर के मतलब उसको ही सीरीज चलाऊं, लेकिन अभी उसका वो नहीं है, अभी प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे। तो भारत एक अर्ध संघात्मक
राज्य है, ये किसने कहा था? ये कहा था केसी व्हीयर ने। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? केसी व्हीयर ने कहा था। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का आशय क्या होता है? अर्थात राष्ट्र का जो निर्वाचन होता है, प्रधान जो है, राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति जो होता है, वो जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुक्रम नहीं हो सकता है। इस प्रकार अर्थात वो चुना जाएगा हर साल। गणतंत्र का मतलब यही है कि वो मतलब कोई एक ऐसा नहीं कि सत्ताधारी है, अर्थात वो हर साल जो है निर्वाचित होगा। और यही इसका प्रश्न बन जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, यही हो जाएगा गणतंत्र का तात्पर्य हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ देखते हैं। तो भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 अर्थात 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय भारतीय गणतंत्र की सही स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र नहीं था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र नहीं था, क्योंकि अभी संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न नहीं हुआ था ना ही तो संपूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष हुआ था। अभी तो वो एकदम उसका मतलब सही तरीके से वो गणतंत्रता लागू ही की गई थी, अर्थात संविधान को अभी तो लागू ही किया गया था, अभी कैसे सब कुछ हो जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था और लोकतंत्रात्मक गणराज्य आ गया था। समाजवादी वगैरह तो आप सभी जान रहे हो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसमें भी वो था, जोड़ा गया था। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र अकेले तो नहीं था, और यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। इन सब का कोई विवरण देने का मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसके पहले, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हो चुका था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी तो है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न भी है, लोक कल्याण ही नहीं है इसमें। क्योंकि कई बार हमने देख लिया है कि हमारे प्रस्तावना में क्या है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख, प्रश्न संख्या 7 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों के से द्वारा किया गया है? तो संविधान में हमारे जो राष्ट्र है, हमारा देश है, उसका सिर्फ 2 नाम है, भारत तथा इंडिया। भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। और मुझे लगता है कि यही नहीं होना चाहिए था। हमारे भारत में संविधान में सिर्फ भारत को भारत ही रहना चाहिए था, ना कि इंडिया। इंडिया ही करने से जो है कि जाने दीजिए, वो सब बात की बातें हैं। प्रश्न संख्या 8 पर भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इसको ये मुझे लग रहा है ये कल के भी जो है प्रैक्टिस सेट में था ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। अर्थात कब जो है चुना गया था और उनको आरोही क्रम में हमें सेट करना है। तो 9वें का देखेंगे। सबसे पहले कौन सा है? हरियाणा को देखेंगे। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1966 में। सिर्फ 6 लिख रहे हैं, आप सभी लोग समझ लीजिएगा। 1966 में हुआ था। सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 1975 में जब एनसीईआरटी की 1 लाइनर बुक्स हम लोग सॉल्व करेंगे मई में, तो एकदम ये सब एकदम लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1963 में हुआ था।
और मेघालय का गठन कब हुआ था? मेघालय का गठन होता है 72 में। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आरोही क्रम क्या बनेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 63, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। सबसे पहले आएगा 63, तो 3 पहले सबसे आएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो 63 से बड़ा 66, 66 से बड़ा 72, उससे बड़ा 75, ठीक है, आ जाएगा, ये आरोही क्रम हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए, कई बार हमने देख लिया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। आमुख मतलब क्या होता है? आमुख को ही हम लोग उद्देशिका कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं, और ये सारी नाम जो हैं, मेरे इतने सारे नाम हैं, किसके नाम है? ये सब उद्देशिका के नाम है, ठीक है। तो उद्देशिका का क्या करना है? सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना। उद्देशिका का वो उद्देश्य है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये बिल्कुल सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये सभी जो है भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य है। और उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ चारों हो जाएगा, अर्थात सभी। आइए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? संविधान की प्रस्तावना में अभी हमने देखा था कि इसको क्रमवार हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें सार्वभौम, सत्ता संपन्न अर्थात प्रभुत्व संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जनवादी या गणतंत्र, ये मुझे लगता है ये पहले का है आंसर सीट, मतलब कि क्वेश्चन सेट जो है ये पहले के हैं, क्योंकि अभी तो हाँ, तो इसके बाद गणराज्य भी बनाना है, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, ये पहले का है। क्योंकि यहाँ अगर अब जो है 42वें संशोधन द्वारा यहाँ पर धर्म को हटाकर पंथ निरपेक्ष कर दिया गया था, तो ये पंथ में निरपेक्ष क्यों नहीं आ रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसको चाहे यहाँ पे धर्म निरपेक्ष हो या चाहे पंथ निरपेक्ष, दोनों एक ही समझ के चलिएगा। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या जनवादी या प्रजातांत्रिक, अगर चाहे जो भी हो, गणतंत्र, ठीक है, ये है इसका उद्देशिका का क्रम है ये। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष संविधान जोड़ा गया था। भाई बिल्कुल इजी है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? इसके पहले यही वाला क्वेश्चन तो चल रहा था शायद, इसके मतलब संपूर्ण राज्य कब प्राप्त हुए, चाहे इसका संपूर्ण राज्य बोले चाहे इसकी स्थापना बोले। तो सबसे पहले नागालैंड को मिला था। कालानुक्रम पूछ रहा है, यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हमने सॉल्व किया था कालानुक्रम में नागालैंड को 1963 में, तो सबसे पहले नागालैंड को, फिर हरियाणा 1966 में हुआ था, फिर सिक्किम को 1975 में हुआ था, और फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश को कब शामिल किया गया था? 1987 में। और इस प्रकार से प्रश्न संख्या 20 ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 16 है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो पंथ निरपेक्ष था, अखंडता था, गणराज्य था। समाजवादी जो है अभी अभी पहले हमने देखा था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सॉरी, इसमें क्या है, सम्मिलित नहीं थे, सॉरी, इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे।
तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, क्योंकि इन्हीं तीनों को तो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को ही तो इन्हीं तीनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। गणराज्य जबकि था, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया है। बार बार यही आ रहा है और इसी में जो है कंफ्यूजन होता है। प्रश्न संख्या 18 पे आ जाते हैं। कथन और कारण है, भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। तो संघवादिता जो है व्यावहारिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। भारत एक संघीय राज्य है, क्योंकि ये भारत एक संघात्मक राज्य है, ये हमें पता है। और संघ की वो कहाँ से लिया गया है? संघात्मक राज्य की अवधारणा कनाडा से लिया गया है। तो ए सही है, परंतु आर गलत है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये किसका कथन है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे अंबेडकर जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 20 से नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। राजनीतिक दल लोग, कथन और कारण यहाँ पे भी है, कथन है, कारण है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही है। और लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों, ये भी सही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जीवन रक्त भी हैं, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः जो है राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। आइए प्रश्न संख्या 21 की तरफ देखते हैं। कितने क्वेश्चन अभी बचे हैं भाई? 21 की तरफ अब जो है बोला नहीं जा रहा है हमसे। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, जिसमें कि धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? भारतीय संविधान के वृहत होने के कारण है, क्या है कारण? भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण क्या है? क्योंकि यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इसमें संघात्मक भी है और राज्य सरकार भी है, और इसलिए जो है भारतीय संविधान को विश्व का, पूरे विश्व का जो है सबसे वृहत संविधान कहा जाता है, सबसे वृहत लिखित संविधान कहा जाता है। और इसलिए क्योंकि इसमें संघ एवं राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो देश हैं वहाँ पर संघ की अपने अलग अलग संघ, और क्योंकि हमने कल ही देखा था कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता भी है संघ और राज्यों का, और इसीलिए वहाँ पर संघ का अलग प्रावधान है, राज्यों का अलग प्रावधान है। लेकिन चूंकि हम भारतीय हैं और यहाँ पर एक नागरिकता है और संघ और राज्यों का सभी का एक साथ में संविधान में वर्णन है, और इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। इनके शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कई बार ये प्रश्न हो चुका है, कई बार हो चुका है। अखंडता जो है सम्मिलित नहीं था, क्योंकि भारतीय संविधान जो है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी ऊपर ही बताया था हमने, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और बात हो रही है 1975 की, तो अखंडता को तो 1976 में जोड़ा गया था। आइए प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है भाई? सभी, जब जहाँ पर सभी आ जाए तो वो तो सार्वभौमिकता ही हो गया। और आते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो कई बार हमने देखा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही तो इसमें संशोधन किया गया था और जोड़े गए थे शब्द।
26वां क्वेश्चन है, कथन है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कहीं ना कहीं ये जो है सही है, कहीं ना कहीं नहीं, ये अर्ध संघात्मक है, ये कथन ही है। अभी अभी हमने इसको पढ़ा था ना ऊपर कि भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक है। ये कथन किसने कहा था? आप सभी को अगर याद हो तो बताओ हमको, ये कथन किसने कहा था? हम ये बता दे रहे हैं, केसी वियर ने कहा था। ठीक है, केसी लिख दे रहे हैं। और कारण जो है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए है, क्योंकि अर्ध संघात्मक है तो ना ही संघात्मक है ना ही एकात्मक है, आधा आधा हर चीज है। ठीक है, 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, इधर है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो कथन है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। और यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था हमारे केसी वियर साहब ने। इनको ही ज़्यादा पड़ी थी हमारे संविधान के बारे में बोलने की, तो इन्होंने ज़्यादा कथन कहे हैं। प्रश्न संख्या 28 की तरफ आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या व्यक्त करता है? आप सभी को पता है कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। आते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? कौन एक नहीं है और कौन सा एक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च, ये तो है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में नहीं, तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में नहीं, तो ये तो गलत है। एक ऐसी सरकार, ये भी सही है। तो ये कौन नहीं है हो जाएगा, तो सी ही हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में है, अर्थात छत्तीसगढ़ की पूछ रहे हैं स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन से सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। सही नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है। संसदीय पद्धति है, संघीय नीति है, राष्ट्रपतीय पद्धति ये नहीं है भाई, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। 32वां देख लेते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से। ठीक है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, डी हो जाएगा हमारा आंसर। और इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। एक और क्वेश्चन है वो जो कि दिख नहीं रहा है, तो उसको जान देंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन हमारा, ये प्रश्नोत्तरी जो श्रृंखला है ये यहीं पे समाप्त हो जाती है और इसके आगे हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं। क्लास कैसी लगी आप सभी को ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो मिशन एग्ज़ाम के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आज के लिए यहीं तक, क्योंकि अब मेरा जो है हेल्थ जवाब दिखाया गया है। बाय बाय सभी को, टेक केयर, धन्यवाद।